नंबर 2 फेडरलिज्म। पिछले चैप्टर जो था उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से डिफरेंट जो है लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, जिसे हम फेडरलिज्म भी कहा जाता है। डिफरेंट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट पढ़ा था हमने। इसमें एक अरेंजमेंट था कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम फेडरलिज्म भी कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमें उसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले तो हम इसमें पहले वाले हैं कि व्हाट इज फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म है क्या, और दूसरा है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं या कौन कौन से वो अरेंजमेंट्स होते हैं जो किसी भी फेडरल कंट्री में जो है पाए जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज फेडरलिज्म। फिर उसमें हमने जो है जो पहला लेसन हमने पढ़ा था, जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका का, उसी एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है। लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन लास्ट चैप्टर। जो पिछले चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में जो कंट्रास्ट पढ़ा था कि दोनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि दोनों गवर्नमेंट में डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स थी उनकी कंट्री में, उसको कैसे डिफरेंट तरीके से टैकल किया था, जिसकी वजह से जो है दोनों के बीच में एक अलग तरीके का ही जो है मतलब टैकल करने की वजह से श्रीलंका में जो है पार्टीशन की नौबत आ गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है उस जो एथनिक कंपोजिशन था वहाँ पर, या उनकी जो डिमांड थी माइनॉरिटी वालों की, उसकी डिमांड को निग्लेक्ट किया था। इसके ऑपोजिट बेल्जियम ने किस तरीके से जो है वहाँ की जो कंपोजिशन की जो है डिमांड्स थी या अलग अलग जो है सेक्शंस की जो डिमांड थी उसको समझने की कोशिश की, और किस तरीके से उसने अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करके किस तरीके से वहाँ पर उसने जो है एकोमोडेशन क्रिएट किया, और वहाँ पर जो है वहाँ पर जो लोगों के बीच में जो झगड़े हो रहे थे, जो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थे, उसे कैसे रिजॉल्व किया, उसी के थ्रू जो है हमें समझना है। You would recall that one of the key changes made in Constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give these power to regional government। जो सबसे बड़ा जो चेंज था वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में, बेल्जियम की कॉन्स्टिट्यूशन में जो किया गया था, वो चेंज ये था कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है कुछ पावर लेकर वहाँ की रीजनल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया था। रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। They had their roles and power, but all this power were given to these governments and could be withdrawn by the central government। ऐसा नहीं है कि पहले वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो सबऑर्डिनेट थी सेंट्रल गवर्नमेंट के, अधीन थी, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको जो भी पावर मिले हुए थे, जो भी उससे फंक्शन, उससे काम जो भी मिला हुआ था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे उनसे वो पावर छीन सकती थी, वो सबऑर्डिनेट थी पहले। लेकिन जब 1993 में वहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, तो उसने क्या किया, रीजनल गवर्नमेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर प्रोवाइड कर दिया। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ पावर जो है वो डिवाइड कर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर वहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दिया गया है। और क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया था, इस वजह से उसे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कहा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है प्रोवाइड कर दिया गया, जिसकी वजह से अब वो पावर जो है उसे इंडिपेंडेंटली उसे मिले हुए थे, हमारे उनके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन्हें प्रोवाइड किए गए थे, जिसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट उन पावर को छीन नहीं सकती थी, यानी कि अब वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गई थी। पहले वो सबऑर्डिनेट थी, अधीन थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उसे मिल गया था, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उसे पावर प्रोवाइड कर दिया गया था, तब वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हो गई थी, यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ना तो ऑर्डर दे सकता था और ना ही उनसे पावर छीन सकता था। Thus Belgium shifted from a unitary to federal form of government। इस तरीके से जो है पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज है, उससे पहले जो है बेल्जियम में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर जो पावर है वो किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास ही होता है, जो बाकी की जो गवर्नमेंट या तो एग्जिस्ट नहीं करती या एग्जिस्ट अगर करती हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है, सबऑर्डिनेट होती है। इसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, जहाँ पर सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, और अगर अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती भी
पास थे, स्टेट गवर्नमेंट उसके अधीन था या सबऑर्डिनेट था। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया गया और पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो है स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दिया गया, तब वो एक फेडरल कंट्री में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी और दोनों ही एक दूसरे के इंडिपेंडेंट थी। श्रीलंका continues to be for all practical purposes a unitary system where the national government has all power. Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system. श्रीलंका में क्या था? श्रीलंका में पहले भी यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी। तमिल वाले जो है बार बार जो है फेडरल सिस्टम की डिमांड कर रहे थे, यानी कि एक अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उसे बार बार निगलेक्ट कर दिया गया था और जितने भी जो पावर थे वो सारे पावर सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट के पास थे। फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ कंट्री। Usually a federation has 2 levels of government. One is government for entire country that is usually responsible for few subjects of common national interest. देखिए फेडरल सिस्टम जो होती है या इस तरह का गवर्नमेंट होती है जहाँ पावर जो है सेंट्रल अथॉरिटी और डिफरेंट लेवल ऑफ यूनिट्स या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है या डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहा जा सकता है, उनके बीच में डिवाइड होता है। एक गवर्नमेंट जो है वो इंटायर कंट्री के लिए होती है जिसे हम नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और वो कुछ ऐसे जो है सब्जेक्ट उसके पास होते हैं, कुछ ऐसे जो है सब्जेक्ट जो होते हैं जो पूरे कंट्री के लिए जो है बेनिफिशियल होते हैं या कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं वो नेशनल गवर्नमेंट के पास होते हैं। और नेक्स्ट है द अदर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट। Both these level of government enjoy their power independent of the other. दूसरी जो गवर्नमेंट होती है वो है रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो किसी पर्टिकुलर स्टेट या रीजन के ही जो है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके पास उस स्टेट से रिलेटेड जो है पावर होते हैं, उसमें डिसीजन लेने का पावर होता है। तो इस तरीके से जो फेडरल सिस्टम होता है या जो फेडरल कंट्री होती है वहाँ पर 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है और पावर जो है इनके बीच में डिवाइड होता है, और ये दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, कोई किसी के सबऑर्डिनेट या अधीन नहीं होता है। In this sense, federations are contrasted with unitary government. Under the unitary system, either there is only one level of government or sub-unit are subordinate to the central government. इस तरीके से जो है फेडरल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट से अलग होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम में या तो सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी या फिर जो उसकी दूसरी जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगी, जो सब यूनिट्स होंगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होती हैं, अधीन होती हैं, यानी कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश को पालन भी करना होता है, ऑर्डर को फॉलो करना होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर देती है उन्हें ही वो प्रैक्टिस करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे उनसे उनके पावर छीन सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, बट इन अ फेडरल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास कर सकती है, यानी कि ऑर्डर दे सकती है, जबकि जो फेडरल कंट्री होती है, जो फेडरल सिस्टम होता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को वो आंसरेबल नहीं होती, जवाबदेह नहीं होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर होते हैं वो उसका अपना इंडिपेंडेंट यूज करते हैं, उसको किसी भी काम के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जवाब नहीं देना पड़ता है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर होते हैं वो उसको प्रैक्टिस करती है, उसको किसी भी चीज़ के लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब नहीं देना पड़ता है, वो उसके लिए आंसरेबल नहीं होती है। लेकिन ये दोनों ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो आंसरेबल होती हैं पीपल ऑफ द कंट्री के प्रति, यानी कि लोगों के प्रति, जनता के प्रति वो जवाबदेह होती हैं, उनसे जनता सवाल पूछ सकती है उनके किसी भी काम को लेकर। तो ये जो था वो व्हाट इज फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो किसी फेडरल कंट्री में या फेडरल सिस्टम में पाए जाते हैं। यहाँ पर 7 ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं जो किसी भी फेडरल कंट्री में होते हैं।
ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया में जैसे अब 3 लेवल है, पहले 2 था, फिर बाद में 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई थी, जिसे लोकल गवर्नमेंट या म्यूनसिपालिटी और पंचायत कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, यानी कि सेकेंड फीचर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टाइप हैज इट्स ओन jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. Jurisdiction का मतलब होता है the area over which someone has legal authority. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, जनता तो सेम होती है, यानी कि सेम सिटीजन को वो गवर्न कर देती है, लेकिन उनका जो जुरिस्डिक्शन होता है, यानी कि जो उनके पास जो अथॉरिटी होती है, लीगल अथॉरिटी जो होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे कुछ अलग अलग सब्जेक्ट होंगे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लॉ बनाने के जो है राइट्स होते हैं, जिसपे डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके जो है डिसीजन मेकिंग का जो राइट होता है, जो अधिकार होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो उनका जो जुरिस्डिक्शन होता है, उनका जो अधिकार क्षेत्र होता है, वो एक दूसरे से अलग होता है। नेक्स्ट है द जुरिस्डिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. जो jurisdiction है, यानी कि दोनों का जो अधिकार क्षेत्र है, जो पावर है अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड कर दिए गए हैं, लिख दिए गए हैं कि कौन कौन से पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे, कौन कौन से पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगे और कौन कौन से पावर है वो लोकल गवर्नमेंट के पास होंगे, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया है। इस वजह से वो उनके पास गारंटी के तौर पर होते हैं, कोई भी जो है उनसे उस पावर को छीन नहीं सकता है। वो पावर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन्हें प्रोवाइड किया गया है, इस वजह से कोई भी जो है उनसे उन पावर को छीन नहीं सकता। नेक्स्ट है द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। Such changes require the consent of both levels of government. यानी कि जो प्रोविजन है, फंडामेंटल प्रोविजन यानी कि प्रावधान, नियम, कानून जो है, उसमें जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून या नियम या प्रोविजन बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट यूनिलेटरली मीन्स अकेले जो है चेंज नहीं कर सकती है। मीन्स अगर चाहे कि स्टेट गवर्नमेंट अकेले जो है किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी नियम को चेंज करना चाहे तो वो इससे ऐसा नहीं कर सकती है। इसके साथ ही साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि वो अकेले जो है किसी भी जो है नियम में परिवर्तन कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है। किसी भी जो है प्रोविजन को चेंज करने के लिए दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट यानी कि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का सहमति जो है होना जरूरी है। बिना दोनों की सहमति के कोई भी नियम, कानून या प्रावधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो कोर्ट होगी, जो कोर्ट होती है, उसके पास पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, यानी कि उसका जो मतलब है, अगर कहीं भी किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके बीच में जो है किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसमें कोर्ट क्या अंपायर का रोल प्ले करेगी, अंपायर की तरह उनके झगड़ों को सुलझाने का जो है काम करेगी। और कोर्ट के पास ये अधिकार होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इंटरप्रेट करके लोगों को समझाए, जो जिनके बीच में भी डिस्प्यूट हुआ है उनको समझाए कि कौन कौन से अधिकार क्षेत्र उनके पास है और कौन कौन से जो है उनके नेक्स्ट जो अपोजिशन है उनके पास है। तो इस तरीके से जो है जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी भी गवर्नमेंट के बीच में, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो कोर्ट इसमें अंपायर का रोल प्ले करके उनके झगड़ों को सुलझाने का काम करती है। नेक्स्ट जो है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यानी कि जो सोर्सेस ऑफ इनकम है वो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा में ही जो है स्पेसिफाइड कर दिया गया है, यानी कि लिख दिया गया है कि कौन कौन से जो है इनकम से मिलने वाली, कौन कौन से सोर्सेज से मिलने वाली इनकम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी और कौन कौन से सोर्सेज से मिलने वाली इनकम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, ताकि किसी भी जो है लेवल ऑफ गवर्नमेंट को एक दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मेंटेन रहे, यानी कि जो है फाइनेंशियली जो उनकी जो ज़रूरतें हैं वो खुद उसे पूरा कर सके। इसके लिए जो है सोर्सेज ऑफ इनकम को स्पेसिफाइड कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
कौन कौन से सोर्सेज से मिलने वाली इनकम किसके पास जाएगी वो स्पेसिफाइड कर दिया गया है। और लास्ट है द फेडरल सिस्टम दिस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। जो किसी भी फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि उसका जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है, पहला जो उसका एम होता है वो है किसी भी कंट्री की यूनिटी को सेव करना, उसका सेफगार्ड करना, उसकी रक्षा करना और प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना, उसको बढ़ाना। और दूसरा है एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता जो है उसको एकोमोडेट करना, उनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट ना हो, उनके बीच में अगर कंफ्लिक्ट हो रहा है तो उसे सुलझाना। ये जो होता है किसी भी फेडरल कंट्री की या किसी भी फेडरल सिस्टम की जो है विशेषता होती है। या डुअल ऑब्जेक्टिव होता है, पहला ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी कंट्री की यूनिटी को रक्षा करना और उसको प्रमोट करना, और दूसरा जो है जो रीजनल डाइवर्सिटी होती है, जो विविधता होती है उसको एकोमोडेट करना, उसको जो है सामंजस्य बिठाना। That's all in this video. Thank you.